21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत का मैदान तलवारों और तोपों की गूंज से इतिहास बदलने वाला था। चारों तरफ धूल का गुबार, सैनिकों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और आने वाले संघर्ष की आहट। एक ओर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसके पास हजारों घुड़सवार, भारी पैदल सेना और युद्ध हाथियों की गर्जना थी। दूसरी ओर फरगाना से आया उज़्बेक मूल का शासक बाबर, जिसमें काबुल को अपना गढ़ बनाया था और अब वो अपनी अनुशासित फौज, तुर्की तोपखाने, आग बरसाते बंदूकचियों और घातक तीरंदाजों के साथ हिंदुस्तान की धरती पर खड़ा था। ये केवल दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, ये उस हिंदुस्तान की तकदीर तय करने वाली जंग थी जिसे आज हम पहली पानीपत की लड़ाई के नाम से जानते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है, जब उत्तर भारत में दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। लोधी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा था, पर उसकी नीतियां और उसका रवैया उसे अपनी ही अमीरों और सरदारों से दूर कर रहा था। उसकी सख्ती, अहंकार और बार बार के विवादों ने अफगान सरदारों को बगावत पर मजबूर कर दिया। इनमें से कई अमीर इतने नाराज हुए कि उन्होंने बाहर से मदद बुलाने का फैसला किया। उनकी नजरें काबुल के शासक बाबर की ओर गईं। बाबर तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से था और उसके दिल में हिंदुस्तान जीतने का सपना बहुत पहले से पल रहा था। मौका अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, क्योंकि दिल्ली के दुश्मन उसके दोस्त बनने को तैयार थे। अफगान सरदारों की बगावत और इब्राहिम लोधी से उनकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वो बाबर के दरबार तक पहुंचे। बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि किस तरह दिल्ली के कुछ सरदारों ने उसे बुलावा भेजा। कहा कि आओ, इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाओ और हमें उसकी सख्ती और जुल्म से निजात दिलाओ। मगर बाबर के मन में ये केवल एक मदद का प्रस्ताव नहीं था। वो जानता था कि दिल्ली पर कब्जा करना पूरे हिंदुस्तान की चाबी हाथ आने जैसा होगा। यही नहीं, राजस्थान के राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया, जो उस समय उत्तरी भारत के सबसे प्रभावशाली हिंदू शासक माने जाते थे। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने एक दूत भेजकर प्रस्ताव रखा कि अगर बाबर दिल्ली की ओर से बढ़े तो वो आगरा की ओर से चढ़ाई करेगा। बाबर के लिए ये प्रस्ताव सोने पर सुहागा था। एक ओर दिल्ली के अमीर उसका सहारा बनने को तैयार थे, दूसरी ओर राजस्थान का सबसे ताकतवर राजा उसकी मदद का इच्छुक था। बाबर ने साफ समझ लिया कि ये समय हिंदुस्तान की ओर कूच करने का सबसे अनुकूल अवसर है और उसने उसी क्षण अपनी तैयारियां तेज कर दी। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी अपनी ताकत के घमंड में चूर था। उसके पास लाखों सैनिकों की विशाल सेना थी और हजार युद्ध हाथी थे, मगर उसकी सेना बिखरी हुई थी, वफादारी कम थी और अनुशासन नाम मात्र। जबकि बाबर के पास संख्या में कम लगभग 12 से 15 हजार सैनिक थे और उसके पास कुछ ऐसा था जो हिंदुस्तान की जमीन ने पहले नहीं देखा था, तोपें और बंदूकें, यानी तुर्की शैली की तोपखाने और युद्ध कौशल। बाबर अपने साथ ऑटोमन तुर्कों से सीखी हुई लश्करी रणनीतियां भी लाया था। उसने पानीपत पहुंचते ही मैदान में तोपें जमाई। उनके बीच बचाव के लिए गाड़ियां और रस्सियों की कतारें लगाई गईं, ताकि दुश्मन सीधे आकर हमला न कर सके और उनकी सेना टुकड़ों में बट जाए। और फिर आई 21 अप्रैल 1526 की वो सुबह, जब सूरज की पहली किरणों ने पानीपत के मैदान को छुआ। तब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल सेना, लगभग 1 लाख सैनिक और लगभग 1000 युद्ध हाथी। इब्राहिम को अपने इस ताकत पर पूरा यकीन था। उसका मानना था कि संख्या और हाथियों की दहशत बाबर की छोटी सी फौज को कुचल कर रख देगी। लोधी ने अपने सेनापतियों को भी विभाजित किया था। दाएं फ्लैंक की कमान मलिक काफूर और हसन खान के हाथ में थी। बाएं फ्लैंक में कुछ अनुभवी अफगान और राजपूत सरदार तैनात थे और बीच के मुख्य मोर्चे की जिम्मेदारी स्वयं इब्राहिम लोधी ने संभाली हुई थी। दूसरी ओर बाबर मात्र 12 से 15 हजार सैनिक, लेकिन वे सैनिक अनुशासित, संगठित और नई युद्धक तकनीक से लैस थे। बाबर के साथ उसके अनुभवी सेनापति मौजूद थे। इनमें से उसका अपना बेटा हुमायूं, जिसकी उम्र उस समय केवल 18 साल थी, दाएं फ्लैंक की एक टुकड़ी की देखरेख कर रहा था। ये उसके लिए पहला बड़ा युद्ध अनुभव था। वहीं बाएं फ्लैंक की अगुवाई कंधार के मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और हुमायूं बुगा के हाथ में थी, और सबसे अहम बाबर का विश्वास पात्र कमांडर उस्मान तुर्क, जो तोपखाने और मैचलॉक बंदूकचियों की टुकड़ी को नियंत्रित कर रहा था। बाबर ने युद्ध की शुरुआत के लिए तुर्की शैली की अरबा पद्धति अपनाई, यानी गाड़ियों को रस्सियों से जोड़कर लंबी कतारें बनाई गईं और उनके बीच तोपें और बंदूकची तैनात किए गए।
ये किला जैसी मजबूत संरचना दुश्मन के हाथियों और घुड़सवारों को सीधे हमला करने से रोकती थी। उसके पीछे तीरंदाज और घुड़सवार तैयार बैठे थे, जो अवसर मिलते ही चारों तरफ से हमला करने वाले थे। लड़ाई का बिगुल बजते ही इब्राहिम लोदी की पैदल सेना अपने भाले और तलवारों के साथ आगे टूट पड़ी। घुड़सवार तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे और विशाल हाथी, जिन पर लोधी को सबसे अधिक भरोसा था, चिंघाड़ते हुए मैदान में टूट पड़े। जैसे ही हाथी और घुड़सवार उनके करीब पहुंचे, तभी बाबर ने तोपें दागनी शुरू कर दी। धमाका इतना भयंकर था कि हाथी भयभीत होकर बेकाबू हो गए और अपने ही सैनिकों पर टूट पड़े। उसके बाद बाबर की मैचलॉक बंदूकों ने आग उगलना शुरू कर दिया। हर तरफ से बारूद की गंध और गोलियों की बारिश ने लोधी की सेना में अफरा तफरी मचा दी। हाथी अपने ही पंक्तियों को रौंदते हुए भागने लगे। घुड़सवार असमंजस में अपने घोड़ों के साथ इधर उधर बिखर गए और पैनल सैनिक भय से टूटते हुए पीछे हटने लगे। इस आक्रामक और संगठित हमले ने लोधी की सेना को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। यही वो क्षण था जिसका बाबर को इंतजार था। उसने अपने घुड़सवार कमांडरों को संकेत दिया। दाएं और बाएं दोनों फ्लैंक से बाबर की घुड़सवार टुकड़ियां तेजी से निकलकर आगे बढ़ने लगीं और बाबर ने मशहूर तुलुगमा तकनीक, जिसे पिंसर मूवमेंट भी कहते हैं, उसके तहत दाएं और बाएं फ्लैंक से लोधी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और बीच के मोर्चे को सुरक्षित रखते हुए पूरी सेना को जकड़ लिया। इस घेराबंदी के बाद बाबर के तुर्क घुड़सवार तीरंदाजों ने बीच के मोर्चे पर हमला कर दिया, जो पहले से ही पिंसर मूवमेंट में फंसी हुई थी, और हर तरफ से आक्रमण करने लगे। लोधी के सेनापतियों मलिक काफूर और हसन खान ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन बाबर की घेराबंदी और लगातार तोपों की गोलाबारी ने उनकी रणनीति को नाकाम कर दिया। तीरंदाजों की झड़ी और घोड़ों की रफ्तार ने लोधी की सेना को चारों ओर से दबा दिया और विशाल हाथियों की ताकत भी बाबर की सुव्यवस्थित योजना के सामने असफल साबित हुई। युद्ध कई घंटों तक चला। लोधी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन अनुशासन और नेतृत्व की कमी ने उन्हें तोड़ दिया। बाबर की छोटी मगर संगठित फौज ने धीरे धीरे मैदान पर कब्जा कर लिया। अंत में इब्राहिम लोधी खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के बीच कूदा। उसने बहादुरी दिखाई, मगर चारों ओर उसके सिपाही गिरते रहे और वो अकेला पड़ गया। बाबर की फौज ने उसे घेर लिया और अंततः इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारा गया। इस निर्णायक दिन ने दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंत कर दिया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की तोपें और उसकी तुलुगमा घेराबंदी रणनीति ने यह साफ कर दिया कि अब युद्ध केवल संख्या की ताकत से नहीं, बल्कि नई तकनीक और दूरदर्शिता से जीते जाएंगे। पहली पानीपत की लड़ाई सिर्फ दिल्ली के ताज की जंग नहीं थी, बल्कि भारत का इतिहास का एक मोड़ थी, जिसने दिखा दिया कि बड़ी सेना बेकार है अगर उसमें अनुशासन और रणनीति की कमी हो। इस मैदान की मिट्टी ने उस दिन ये गवाही दी कि तोपों की गड़गड़ाहट के साथ एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत। मगर बाबर के लिए यह अंत नहीं था। अभी उसके सामने अगली बड़ी चुनौती खड़ी थी, जब उसे राजपूतों के नरेश राणा सांगा की 2 लाख की विशाल सेना का सामना करना पड़ेगा, जो मेवाड़ और राजस्थान की धरती पर उसे ललकारने के लिए तैयार खड़ी थी।